तो आज हम एमवीसी के ही कुछ और कंसेप्ट पढ़ेंगे जो कि इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो भी। जैसे कि अभी तक हमने क्या सीखा है कि भाई कंट्रोलर कंट्रोल करेगा, कोई भी मेन आइटम होगा जैसे एम्प्लॉय का हो गया या फिर किसी भी चीज की मॉडल बनेगा। एक मॉडल मतलब एक स्ट्रक्चर, एक ढांचा बनेगा। उस ढांचे के बेसिस पे हम डाटा लेके आएंगे, डाटा को किसी कलेक्शन में डालेंगे। वो कलेक्शन चाहे लिस्ट हो सकता है, सीक्वल सर्वर की टेबल हो सकती है, एरे हो सकता है, कोई भी हो सकता है, बट एक कलेक्शन होगा। उस कलेक्शन से वो डाटा लेके आएंगे, कंट्रोलर को देंगे, कंट्रोलर वो डाटा रीड करके व्यू को पकड़ा देता है, व्यू डाटा को शो कर देता है। अभी तक ये पढ़ा है हमने। लेकिन कई बार हमें जरूरत पड़ती है कुछ स्मॉल इंफॉर्मेशन पास करने की। छोटी मोटी इंफॉर्मेशन हमें कंट्रोलर से व्यू की पे पास करनी होती है। तो हर छोटी इंफॉर्मेशन के लिए अगर मैं मॉडल बनाने लग गया तो वो एक 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 फालतू का काम है कि आप अगर आपको एक ही कोई मान लो हेडिंग ही पास करनी है, खाली एक सिंपल सी हेडिंग पास करनी है, एक स्ट्रिंग है खाली वो। अब उसके लिए आपको नया मॉडल बनाने की जरूरत नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना, क्या दिया है एमवीसी ने कि दो चीज दी है। एक है व्यू बैग, एक है व्यू डाटा। पहले व्यू डाटा, तो इसको एक्चुअली इंटरव्यू में कई बार वर्सेस करके पूछते हैं कि दोनों में डिफरेंस बताओ। तो एक है व्यू डाटा, एक है व्यू बैग। तो चलो पहले इसे देखते हैं कि कैसे इसे पास करते हैं। इनकी फंक्शनलिटी क्या है, दोनों में कॉमन क्या चीज है। दोनों का काम एक ही चीज के लिए होता है कि किस चीज के लिए, इंफॉर्मेशन को कंट्रोलर से व्यू की तरफ पहुंचाना। कोई इंफॉर्मेशन कंट्रोलर से व्यू की तरफ पहुंचानी है तो व्यू बैग या व्यू डाटा का इस्तेमाल होता है। अभी तक हम कैसे पहुंचा रहे थे, मॉडल की हेल्प से। मॉडल को एक कलेक्शन में रखते थे और उस कलेक्शन को व्यू में पास कर देते थे, व्यू उसको रीड कर लेता था। ये बात क्लियर है? अभी तक ऐसे करते थे, राइट? राइट सर, यस। ठीक है। अब छोटी मोटी काम के लिए हम पूरा मॉडल ये सब नहीं बनाएंगे, व्यू डाटा या व्यू बैक का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे, चलो ये देखते हैं। एक मैंने कंट्रोलर बना लिया है अभी, टेस्ट कंट्रोलर नाम का। जस्ट फॉर एग्जांपल्स दिखाने के लिए ये टेस्ट कंट्रोलर बनाया है मैंने, एक क्लास। खाली कोई मेथड वेथड नहीं बनाया, एक खाली इंडेक्स मेथड है इसके अंदर। मान लो मुझे इसमें आ, चीज भेजनी है, मुझे मॉडल पूरा बना के एक पूरा स्ट्रक्चर के साथ डाटा नहीं भेजना, खाली स्मॉल इंफॉर्मेशन भेजनी थी मुझे। तो और व्यू बैक का इस्तेमाल करना है। व्यू डाटा का, पहले व्यू डाटा का करते हैं फिर व्यू बैक का, क्योंकि पहले व्यू डाटा आया था उसके बाद व्यू बैक आया था। हेडिंग लिख दी इसमें। कोई भी इंफॉर्मेशन होती है जैसे हम नॉर्मल कलेक्शन में पास करते हैं, ये भी एक प्रकार का कलेक्शन है। ये भी एक प्रकार का कलेक्शन ही है। तो जैसे लिस्ट होती है या कुछ और चीज होती है, वैसे ही इसमें अगर आपको वैल्यू पास करनी है तो व्यू डाटा, बिग ब्रैकेट ओपन क्लोज, और जो भी इंफॉर्मेशन पास करनी है उसका एक नाम दे दो। जैसे मैं यहां पे हेडिंग पास कर रहा हूं तो लिख देते हैं आईटी एक्सपर्ट सैरा। एक और इंफॉर्मेशन पास कर देता हूं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, लिख देता हूं 10। देखो इसमें भी किसी तरह की भी इंफॉर्मेशन पास कर सकते हो, स्ट्रिंग, इंटीजर, डेट टाइम, कुछ भी। करंट, छोटा ही टॉपिक है ये, लेकिन पता होना चाहिए क्योंकि कई बार हमें, आप प्रोजेक्ट में देखोगे, आपके प्रोजेक्ट में यूज हो रखा होगा। बस दो चीज इंपॉर्टेंट यूज कर नोट करनी है इसकी। इसको पास कैसे करते हैं, एक बिग ब्रैकेट ओपन क्लोज ओपन करेंगे एंड उसमें इंफॉर्मेशन डाल देंगे। अब जैसे ही डाल दिया, अब एक आप इसका व्यू बना लो। व्यू बनाने के लिए यही करना है, ऐड व्यू, एम्प्टी ले लेते हैं, सेम नाम से बनेगा। यहां पे व्यू बन गया। व्यू में एक डिव बना लेते हैं, इस डिव में h1 ले लेते हैं। अब यहां पे @व्यू डाटा, और यहां पे शो क्या करना है, जो भी नाम है उसका, ये जब भी
ये देखो ये क्या है, CSHTML है। आपको मैंने जो HTML वाला वीडियो देखा था, दिया था, अगर आपने वो पढ़ा होगा तो वो क्या होती है, वो जेनरिक HTML होती है। उसमें आप div लिख सकते हो, H1 लिख सकते हो, लेकिन कोई C# का कोड नहीं कर सकते। लेकिन जो ये होता है MVC का जो व्यू होता है, ये CSHTML होता है। मतलब इसने एक अलग से खासियत दे रखी है कि भाई आप C# का कोड भी लिख सकते हो। तो जहां पे भी आपको C# का कोड यूज करना होता है, वहां पे @ लगाना पड़ता है। तो जैसे व्यू डाटा क्या है, ये C# का कोड है, ये कोई HTML का कोड नहीं है। HTML का कोड क्या होता है, div H1 P1 body head, ये सब HTML का कोड होता है। ये एक C# का कोड है। तो ये HTML होती है, लेकिन एक स्पेशल HTML होती है। MVC में जो व्यू होता है उसे CSHTML कहते हैं। मतलब आप @ लगा के कोई भी C# का कोड भी लिख सकते हो। क्लियर है ये बात, कोई डाउट है? डन सर, डन डन डन। वापस आते हैं, नाम कॉपी, नाम देखो इसमें कॉपी, नाम बिल्कुल कॉपी करना जरूरी है, अदरवाइज गलती हो जाती है। सेम नाम होना चाहिए। S2 और एक S3 बना लेते हैं। देखो इससे आपको ये भी पता चल जाएगा S2 और S3 में, H1 S2 S3 में बाय डिफॉल्ट क्या डिफरेंस होता है। तो छोटा बड़ा बड़ा, समथिंग लाइक दिस। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, यही है। सबसे बड़ा H1, उसके बाद S2 S3 H6 तक होता है। तीसरा क्या है भाई, ये है, इसे भी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। लेकिन देखो यहाँ पे लिख रहा हूं तो @ लगा रहा हूं, क्योंकि @ लगाना जरूरी है अगर आप C# का कोड लिख रहे हो CSHTML में। तो बस काम खत्म। अभी इसकी एक बस दो चीज समझनी है, इसमें कोई एरर आ रही है, पिछली क्लास की आ रही होगी कुछ। ओ, ये मैं ट्राई कर रहा था पार्शियल व्यू टेस्ट करने का, जो भी तुम्हें पढ़ाना है। ओके, बिल्ड सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, वही काम, स्लैश करके टेस्ट, स्लैश करके इंडेक्स। तो जो भी इंफॉर्मेशन हमने पास की वो हमारे व्यू तक आ गई। देखो मॉडल में क्या था, ध्यान रखना आपको कैसे पास करना पड़ रहा था। बाकी सब डिलीट कर देते हैं, क्लोज ऑल बट दिस। मॉडल में क्या था, यहां पे व्यू के अंदर पास करना पड़ रहा था। व्यू डाटा को कहीं पे पास वास नहीं करना पड़ता, ये ऑटोमेटिकली आ जाता है। आपको बस @ करके यूज कर लेना है। ये इसका फायदा है, छोटी मोटी इंफॉर्मेशन दिखानी होगी तो व्यू डाटा से आप दिखा सकते हो। पर इसकी लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन ये है, लिमिटेशन क्या है भाई, कि इट कैन ओनली बी प्रेजेंट इन द सेम HTTP रिक्वेस्ट। कि भाई व्यू डाटा सेम HTTP रिक्वेस्ट में प्रेजेंट रहेगा। अगर कल को मान लो एक और मेथड होता है यहां पे, मान लो एक और मेथड बना लेता हूं मैं यहां पे कोई व्यू डाटा पास नहीं करता, और मेथड का नाम एक्शन, कुछ भी नाम लिख लो, नाम से एक्शन नहीं लिखता क्योंकि एक्शन कीवर्ड है, डैश मेथड ही लिख देता हूं। स्टॉप करके ऐड व्यू करते हैं। अगर इसमें कोशिश करूंगा कि दूसरी HTTP रिक्वेस्ट में भी जिंदा रह जाए, तो वो जिंदा नहीं रहेगा, वो खत्म हो चुका होगा, खाली एक रिक्वेस्ट के काम आता है। ये काम करता है, इसी का नाम चेंज कर देता हूं। ये सब जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है ये कंट्रोलर में क्या होता है, ये क्या होता है। इसका नाम index 1 ही कर देता हूं क्योंकि मैच कर जाएगा फिर। अगर यहां पे एक्सेस करना चाहेंगे, सेम यही चीज। तो ये देखो, एक रिक्वेस्ट में तो जिंदा रहेगा, इस रिक्वेस्ट में मर जाएगा, आपको नहीं मिलेगा।
तो वापस गए। एचटीटीपी रिक्वेस्ट का मतलब क्या है कि भाई एक रिक्वेस्ट में तो व्यू डाटा आपने डाला है इंडेक्स में, तो इस रिक्वेस्ट में तो रहा, लेकिन अगर टेस्ट करके आपने इंडेक्स 1 करके कॉल किया, अब दूसरी रिक्वेस्ट आ गई, यहां पे व्यू डाटा ढूंढना चाहूंगा तो देखो कुछ नहीं आ रहा, इसका मतलब उसे व्यू डाटा मिला ही नहीं। बात क्लियर है? कोई डाउट है? बोलो। व्यू एचटीटीपी डाटा, रिक्वेस्ट पता है? एचटीटीपी व्यू डाटा रिक्वेस्ट पता है कि हर बार नई रिक्वेस्ट जाती है। मैंने बताया है एचटीटीपी एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो हर बार आप जो भी जितनी बार भी यहां पे एंटर मारोगे नई रिक्वेस्ट जाएगी और पुरानी बातें स्टेटलेस। भूल जाता है। करेक्ट। क्वेश्चन पूछो, क्या पूछो अनिल? मैं वही पूछ रहा था कि लाइक नहीं, मैं आप क्लियर हो गया, मेरा आंसर आपने खुद ही दे दिया, क्योंकि ये स्टेटलेस है और दोबारा नेक्स्ट रिक्वेस्ट फिर जाएगी, दूसरी रिक्वेस्ट जाएगी तो व्यू डाटा काम नहीं करेगा, पहली बार में ही काम करेगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, यही आंसर है इसका। आपको तनुश्री और पारस आपको क्लियर हुआ कि क्यों दूसरी रिक्वेस्ट में नहीं आया, पहली रिक्वेस्ट में इंडेक्स में कैसे आ गया व्यू डाटा और दूसरी में क्यों नहीं आया? क्योंकि व्यू डाटा की एक खासियत ही है कि ये एक रिक्वेस्ट में रहता है खाली, दूसरी रिक्वेस्ट जैसे ही आप डालोगे, चाहे कोई सी भी रिक्वेस्ट डालो, वहां पे मिलेगा ही नहीं आपको। यस सर, क्लियर है? कोई डाउट? क्लियर है सर। ठीक है। प्रैक्टिकली ये मतलब अगर मैं अपने इससे कोरिलेट करूं, अपने जो मेरा वर्क है, ये मतलब कहाँ हाँ, यूज होता है ये चीज, व्यू डाटा मैं कहाँ यूज कर सकता हूँ? मैं देखता हूँ व्यू डाटा लिखा होता है काफी सारे कोड में, तो तो ये वहीं पे मतलब हाँ, जहां पे भी आपको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं भेजनी जो आपको डाटाबेस में सेव करनी है, या फिर कोई ऐसी मतलब कि एक सिंगल इंफॉर्मेशन जहां पे भेजनी हो। कई बार क्या होता है कि कंपनी का हेडिंग हो गई, जैसे कोई पर्टिकुलर आपका कोई पेज है, उसकी हेडिंग दिखानी है आपको। तो आप ये कह हेडिंग रहे हो के ये सेव नहीं होगा डेटाबेस में? ये सेव नहीं होगा, लेकिन आप कर भी सकते हो, ऐसा नहीं है कि इसे भी चाहो तो डाटाबेस से उठा के लेके आओ, कोई रूल नहीं है। लेकिन जनरली जनरली हम व्यू डाटा में शॉर्ट इंफॉर्मेशन भेजते हैं, जो हमें सेव कराने की कहीं जरूरत नहीं होती, सीधा यहीं पे वैल्यू डाली और उसे वहां पे यूटिलाइज कर लिया। प्रिंट आउट में यूटिलाइज कर लिया, दैट्स इट, बट ये कहीं सेव ना ना भी कराएं तो चलेगा, मतलब शॉर्ट इंफॉर्मेशन हमें अपने प्रिंट पे, जो प्रिंट करा रहे हैं, जो रिटर्न कर रहे हैं, उस पे शो करने के लिए ही यूज करते हैं। करेक्ट। पहले रिटर्न प्रिंट की जगह व्यू बोलो, व्यू प्रॉपर कि व्यू में यस, इंफॉर्मेशन भेजने के लिए। हाँ मैं थोड़ा अपना कोरिलेट कर रहा था, मैं समझ गया, मैं अब एक बार अपना कोड देखूंगा उसमें क्यों लिखा हुआ है ऐसा। ठीक है सर। ठीक ठीक है। अब व्यू डाटा के बाद आता है इसी का भाई व्यू बैग। वो सेम चीज है जो व्यू डाटा है, बेसिकली इंटरनली वो व्यू डाटा को ही इंप्लीमेंट करता है, लेकिन ये थोड़ा सा एक प्रकार से देखा जाए तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है कि आप भाई ब्रैकेट खोलो, फिर डबल कोट्स लिखो, फिर नाम लिखो और फिर ये काम करो। इसकी जगह क्या करता है व्यू बैग? वो एक चीज होती है डायनेमिक प्रॉपर्टी। डायनेमिक प्रॉपर्टी क्या होती है कि भाई प्रॉपर्टी, जैसे कि एक व्यू बैग क्या है, एक क्लास है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी जो कि कहीं एग्जिस्ट नहीं करती, आप किसी भी नाम से एक प्रॉपर्टी बना सकते हो। जैसे यही चीज लेता हूं मैं, हेडिंग इक्वल टू टू, सब में टू लगा देता हूं आगे। तो इसमें क्या होता है कि आपको सीधा ये ब्रैकेट ब्रैकेट खोलने की जगह कोई भी एक डायनेमिक प्रॉपर्टी डॉट करके, डायनेमिक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके आप इसे यूज कर सकते हो। डायनेमिक प्रॉपर्टी क्या होती है? देखो, प्रॉपर्टी ऐसे ही हम वैल्यू सेट करते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी में क्या होता था कि आपको पहले क्लास में जाके प्रॉपर्टी बनानी पड़ती थी। लेकिन ये डायनेमिक प्रॉपर्टी आपको इंटरव्यू में यही बोलना है कि ये डायनेमिक प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करता है। डायनेमिक प्रॉपर्टी क्या होती है? जो प्रॉपर्टी कहीं पे बनी नहीं होती, आप कुछ भी नाम देते हो, जब ये प्रोग्राम रन होगा तो ऑटोमेटिकली प्रॉपर्टी बन जाएगी। क्या व्यू बोल रहा है डाटा, नंबर स्टूडेंट को? ओह, डाटा लिख दिया ना मैंने, वैग लिखना है। व्यू बैक डॉट कलर इक्वल टू ग्रीन, मतलब रन टाइम पे प्रॉपर्टी हाँ, बना ली ग्रीन कलर दिखाने के लिए। करेक्ट करेक्ट। तो ये क्या करेगा? रन टाइम पे बना देगा आपको अपनी मतलब बनी बनाई कोई प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं होती जनरली। अभी तक हमने क्या सीखा है सी शार्प में कि भाई ऐसे ही प्रॉपर्टी में भी ऐसे ही वैल्यू असाइन करते थे, लेकिन उसको पहले क्लास में जाके बनाना पड़ता था, उसके बाद ही असाइन कर पाते थे। पर एक कंसेप्ट है डायनेमिक प्रॉपर्टी का,
वो डायनेमिक प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसमें आप ऑटोमेटिकली बना दो प्रॉपर्टी और ये यूज कर लेगी। तो ये पर्टिकुलर जो व्यू बैग है ये डायनेमिक प्रॉपर्टी को यूज करता है, और बिहाइंड द सीन अगर इंटरव्यूअर पूछेगा तो इंटरनली बेसिकली ये अपने अंदर यही बनाता है, इंटरनली ये व्यू डाटा ही काम करता है। लेकिन यूजर्स के लिए ये लिखना ज्यादा इजी है ना, आप ब्रैकेट खोलोगे, ब्रैकेट लिखो, ये सब करो, इसकी बजाय डॉट करके ये लिखना ज्यादा इजी है। तो इसीलिए यूजर्स के लिए एक इजी वे ऑफ मूविंग डाटा फ्रॉम कंट्रोलर टू इंडेक्स दिया हुआ था। इस चीज को हम कहते हैं व्यू बैग। क्लियर है, कोई डाउट है? क्लियर है सर। सेम चीज इसे यहां पे भी प्रिंट करा देंगे। काम करते हैं, यही वाला कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, और सारी क्योंकि सेम ही चीज बिहाइंड द सीन इंप्लीमेंट कर रहा है, तो सारी चीजें इसमें भी सेम ही रहेगी कि भाई दूसरी रिक्वेस्ट में ये भी नहीं मिलेगा आपको। चलो, हो गया ये, इसे भी ट्रस्ट कर लेते हैं। क्या करना है, टेस्ट, इस बार हमारा इंडेक्स 1 था, यहां पे भी आ गया, आईटी एक्सपर्ट्स आया, दूसरा तीसरा नहीं आया। वो आपने 1 नहीं लिखा उसके आगे, वो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट। ओके, नाम मैंने गलत लिखा हुआ है, चेक करते हैं। ओह, नंबर ऑफ स्टूडेंट का नाम ये है, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, स्टूडेंट्स। स्टूडेंट लिखा हुआ था। ओके, एस एस नहीं लगाया था मैंने, तो यहाँ पे भी एस नहीं लगाएंगे, जो प्रॉपर्टी है उसे बिल्कुल सेम नाम से ही देना है तभी आएगा। तो तीनों आ गई प्रॉपर्टी, और इसको भी अगर मैं, वही चीज होगी, अगर इसको यहाँ पे यूज करना चाहूंगा तो यहाँ पे यूज नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि दूसरी रिक्वेस्ट में तो ये चलेगा ही नहीं, जैसे हमारा व्यू बैग नहीं चलता, सॉरी व्यू डाटा नहीं चलता। यू कैन प्रेस द लिफ्ट बटन नाउ। ओके, आ गया हमारा, ठीक है। कर लेते हैं टेस्ट, इंडेक्स 1 आ गया। अब इंडेक्स में करेंगे तो तीन, चौथी प्रॉपर्टी भी आ गई। कैसे आ गई, व्यू बैक डॉट करंट डेट टाइम, और हमारा क्या था, ये इंडेक्स में आनी नहीं चाहिए क्योंकि ये भी एक ही रिक्वेस्ट पे जाता है। क्यों आ रही है हमारी, व्यू बैक डॉट करंट डेट टाइम S3 दोबारा ट्राई करते हैं। ये प्रिंट हो रहा है दूसरी रिक्वेस्ट में भी, हालांकि ये भी सेकंड रिक्वेस्ट में प्रिंट होता नहीं है क्योंकि व्यू बैक भी इंटरनली व्यू डाटा का ही काम करता है। बट ये क्यों प्रिंट हो रहा है, ऐसा हमने क्या कर दिया, चेक करते हैं एक बार इसे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली हम लोग भी यूज नहीं करते, तो कभी कभार मैं भी भूल जाता हूँ। व्यू बैग इन MVC चैट कैन, जीपीटी। हाँ चैट जीपीटी पे पता कर लो, सारी चीजें चैट जीपीटी 2 मिनट में बता देता है। व्यू बैग इन एनवीसी कैन स्टे इन सेकंड, टाइम डाटा क्यों बता रहा है, इन .NET कोर MVC। इसने अभी कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं बताई, दोबारा देखते हैं। देखो ये भी कह रहा है, देखो बोल तो वही रहा है जो मैंने बोला है,
कि व्यू बैक डाटा डज नॉट परसिस्ट अक्रॉस मल्टीपल एचटीटीपी रिक्वेस्ट। तो मल्टीपल एचटीटीपी रिक्वेस्ट पे परसिस्ट नहीं करता। बट यहाँ पे व्यू बैक डॉट मैसेज में हेलो वर्ल्ड लिखा है इन्होंने, फिर व्यू बैक डॉट मैसेज को यहाँ पे प्रिंट किया है। टेम्प डाटा इज अ डिफरेंट थिंग। चलो कोई नहीं, ये चीज मैं देख के जाता हूँ। वैसे आपको इंटरव्यू में अगर पूछे तो यही बोलना है कि ये सेकंड रिक्वेस्ट में ये भी परसिस्ट नहीं करता, क्योंकि इंटरनली ये व्यू डाटा ही यूज करता है। अब जब व्यू डाटा खुद ही नहीं परसिस्ट करता, जो इंटरनली ये व्यू डाटा को यूज कर रहा है, तो ये कैसे परसिस्ट कर सकता है। बट समहाउ हम देख रहे हैं, तो एक बार दोबारा से क्लीन करके बिल्ड करके चलाता हूँ। हो सकता है क्लीन की वजह से सॉल्व हो जाए, नहीं होगा तो एक बार मैं चेक करूंगा कि क्यों ये एग्जिस्ट कर रहा है और फिर तुम्हें बताऊंगा। बट फिलहाल के लिए ये जानना है कि ये भी व्यू बैक डाटा का ही बड़ा भाई है, इंटरनली व्यू डाटा को ही यूज करता है। बस इसको क्यों बनाया गया था, क्योंकि इसे लिखना थोड़ा इजी होता है एज कंपेयर टू व्यू डाटा। टेस्ट इंडेक्स 1, यहां पे आ गया डेट टाइम, और हमने इंडेक्स वाले में व्यू बैक को इस्तेमाल किया हुआ है। अब क्योंकि वो दूसरी रिक्वेस्ट होगी, तो वहां पे परसिस्ट नहीं करना चाहिए व्यू बैक अनटिल और अनलेस हमने टेस्ट कंट्रोलर में यहां पे भी लिखा हो, और यहां पे हमने नहीं लिखा हुआ, तो यहां पे परसिस्ट नहीं करना चाहिए। बट वो समहाउ परसिस्ट कर रहा है। सो आई विल चेक दैट, और मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में क्यों परसिस्ट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, टेम्प डाटा है। तो व्यू बैक और व्यू डाटा तो हमने क्या देखा कि ये कंट्रोलर से अगर व्यू में रिक्वेस्ट भेजनी है, कोई कंट्रोलर से कोई डाटा व्यू में भेजना है, तो उसके लिए तो हमने व्यू बैक और व्यू डाटा को इस्तेमाल किया। अब अगर कोई चीज मुझे एक कंट्रोलर से दूसरे कंट्रोलर पे भेजनी है, एक कंट्रोलर से दूसरे कंट्रोलर पे, आपने देखा है एम्प्लॉय कंट्रोलर हमने बनाया था, कहां गया हमारा कंट्रोलर, ये रहा एम्प्लॉय कंट्रोलर बताया बनाया था। तो आपने देखा था कि एक कंट्रोलर से दूसरे कंट्रोलर पे भी हम मूव कर सकते हैं। कैसे मूव कर सकते हैं, एक एक कोड था रीडायरेक्ट टू एक्शन। जब एडिट करते थे, एडिट के बाद जो चेंज हो जाता था, तो वो इंडेक्स नाम के एक्शन पे रिडायरेक्ट हो जाता था। याद है या भूल गए? याद है जब मैं एडिट कर दूं कोई इंफॉर्मेशन, उसके बाद सेव करता था, तो वो एडिट होने के बाद लिस्ट वाला दिखाई देता था। तो मैंने बताया यस था सर। कि भाई ये क्या करता है, एडिट होने के बाद ये रिडायरेक्ट टू एक्शन होता है और इंडेक्स वाले एक्शन पे जाता है, और वो फिर लिस्ट वाला एक्शन, क्योंकि इंडेक्स वाला मेथड क्या इंडेक्स है, में लिस्ट लिस्ट पड़ेगी तो वहां पे ले जाता था, ठीक है सर, लिस्ट हाँ ये दिखा पता देता है। है। तो अगर इसका मतलब क्या है कि भाई मैंने कॉल तो एडिट वाला किया था ना, जब एडिट करता था तो कॉल तो मैंने एडिट वाला किया था, या फिर क्रिएट वाले में भी वही बात है कि कॉल तो मैंने क्रिएट वाला किया, लेकिन जब क्रिएट को सेव किया, जब क्रिएट हो गया, उसके बाद कंट्रोलर के मेथड ने ही रिटर्न, बजाय कि सीधा व्यू रिटर्न करने के लिए एक दूसरा मेथड रिटर्न कर दिया, ये वाला मेथड इंडेक्स वाला, मतलब कंट्रोलर से ही वो कंट्रोलर में मूव हो गया, और इस कंट्रोलर में वो इंफॉर्मेशन बेसिकली इस कंट्रोलर में वो मूव हो गया, और यहां पे भी हमें फिर लिस्ट दिख गई इंडेक्स में कि इस कंट्रोल पे मूव हुआ, तो इंडेक्स आया, यहां से उसने लिस्ट उठाई और लिस्ट शो कर दी। याद है, ये बता चुका हूं मैं ऑलरेडी पहले। यस सर, याद है, ठीक है, समझ गए। ठीक है, अब यही काम अगर आपको एक कंट्रोलर से दूसरे कंट्रोलर पे मूव कर रहे हो और कोई इंफॉर्मेशन भी साथ में भेजनी है, उसके लिए क्या आता है, उसके लिए आता है टेम्प डाटा। एक कंट्रोलर से दूसरे कंट्रोलर पे मूव कर रहे हो और कोई इंफॉर्मेशन भेजनी है, तो उसके लिए यूज होता है टेम्प डाटा। पिछली क्लास अगर आप कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये समझो पिछली क्लास का आपको रिवाइज करना है। तो क्या है, टेम्प डाटा इज अ स्पेशल ऑब्जेक्ट टू सेव इंफॉर्मेशन विद इन कंट्रोलर एक्शन। और जो इसका लाइफ लाइफ टाइम है, जो टेम्प डाटा का लाइफ टाइम होता है, कोई पूछेगा भाई व्यू डाटा और व्यू बैक का लाइफ टाइम क्या है, तो एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट है, एक एचटीटीपी कॉल तक रहता है खाली वो। और ये क्या है, इसका लाइफ टाइम दो दो एचटीटीपी कॉल तक है, अपनी तक रहेगा और कंजिक्यूटिव। क्यों? क्योंकि भाई मैंने कहा था ना कि सारी कॉल अलग होती हैं, तो जब अगर ये
क्रिएट कॉल करता है एक दूसरे इंडेक्स वाले मेथड को, इसका मतलब एक दूसरी एचटीटीपी रिक्वेस्ट जाती है। याद है, अगर क्रिएट नाम की एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट है जो कि एचटीटीपी पोस्ट है यहां पे, इसके अंदर मैंने अगर दूसरे रीडायरेक्ट वाले एक्शन पे कर दिया इंडेक्स वाले पे, तो ये एक दूसरी रिक्वेस्ट होगी, एक दूसरी एचटीटीपी कॉल होगी। नहीं भी पता तो अब मैं बता रहा हूं, आप समझ जाओ, अगर नहीं यस भी सर, याद है। मैं सही समझ रहा हूँ। मैं बोलूँ अगर जैसे मैंने क्रिएट किया तो क्रिएट की एचटीटीपी रिक्वेस्ट पोस्ट की आ गई, ठीक है। करेक्ट। देन दूसरी एचटीटीपी रिक्वेस्ट क्या है जो कि रीडायरेक्ट टू एक्शन कर रही है, एक्शन मींस लिस्ट पे लेके जा रही है, दो रिक्वेस्ट हो गई और ये टेम्प जो है दोनों रिक्वेस्ट परफॉर्म करेगा, कोई चेंज नहीं होगा। करेक्ट, तो टेम्प जो रहेगा वो दोनों रिक्वेस्ट तक जिंदा रहेगा। मतलब ये कब तक जिंदा रहते थे, व्यू बैक व्यू डाटा, एक ही रिक्वेस्ट तक, ये दोनों रिक्वेस्ट तक रहेगा। पारस और तनुश्री आपको भी समझ में आ रहा है जो अनिल बोल रहे हैं? यस सर। हाँ या ना बोलो, अगर नहीं भी आ रहा तो बोलो, अगर नहीं भी आ रहा तो अभी जो मैं बोल रहा हूं उसको समझने की कोशिश करो और पिछली क्लास रिवाइज करना। सिंपल यही बात है कि भाई टेम्प डाटा दो रिक्वेस्ट तक जिंदा रहता है, व्यू डाटा और व्यू बैक एक रिक्वेस्ट तक। दो रिक्वेस्ट तक कैसे रहता है कि भाई एक कंट्रोलर से दूसरे कंट्रोलर पे मूव करेंगे तब तक जिंदा रहेगा, और जितनी बार कंट्रोलर के मेथड, एक कंट्रोलर का मतलब है एक कंट्रोलर के मेथड से दूसरे कंट्रोलर के मेथड तक पे मूव करेंगे तब तक जिंदा रहेगा, और जितनी बार कंट्रोलर का मेथड कॉल होता है उतनी एचटीटीपी रिक्वेस्ट जाती है। सिंपल सी इतनी बात है। अब इसे करके देखते हैं। और कहां गया हमारा टेस्ट कंट्रोलर, ये रहा। एक और मेथड बना लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं इंडेक्स 2। अब यहां पे एक बनाएंगे टेम्प डाटा, सेम जैसे व्यू डाटा बनता है वैसे ही टेम्प डाटा बनता है, खाली एक ही इंफॉर्मेशन ले रहा हूं, हेडिंग। क्या करेगा ये, आई एम अ टेम्प डाटा हेडिंग। अब देखो प्रूफ कैसे करूंगा कि ये दो रिक्वेस्ट तक रहता है। यहां पे व्यू रिटर्न करने की जगह क्या रिटर्न करूंगा, रीडायरेक्ट टू एक्शन। करेक्ट, बिल्कुल सही। एक्शन, अंदर क्या देना होता है भाई, नेम ऑफ देना होता है ना, नेम ऑफ। करेक्ट, नेम ऑफ कौन सा नेम, इंडेक्स पे रिमूव कर दूंगा। एक ब्रैकेट कम लगाए, चल जा, क्या गड़बड़ कर दी मैंने? अच्छा, ये नहीं लगेगा क्या? ठीक है, वो दे दिया ना मैंने, डबल ब्रैकेट दे दिया था, लेकिन वो तो नेम, नेम ऑफ पूछता है कौन से एक्शन का नेम लोगे, तो यहाँ पे एक्शन का नाम देना, इंडेक्स नाम। अब यहाँ पे मूव कर दिया मैंने, अब इसके अंदर ऑलरेडी हेडिंग है, तो इसको क्या करूंगा मैं, यहाँ पे टेम्प डाटा की हेडिंग सेव करा लूंगा। क्या है, डबल कोट्स में आएगा, ठीक है। कुछ नहीं किया मैंने, मैं पहले वाला इंडेक्स 2 नाम का मेथड कॉल करूंगा, इसमें मैंने एक हेडिंग सेव कराई है, वो इस मेथड को मूव कर देगा इंडेक्स वाले मेथड पे। इंडेक्स वाले मेथड पे मतलब दूसरी एचटीटीपी रिक्वेस्ट आ गई, अब वो इस वाली हेडिंग को व्यू डाटा वाली हेडिंग में सेव कर लेगा, और फिर इंडेक्स वाला व्यू कॉल हो जाएगा, और जो कि व्यू डाटा की हेडिंग को दिखा रहा है, तो जो मेरी टेम्प डाटा वाली हेडिंग है वो दिख जाएगी। क्या क्या हो रहा है, बात समझ में आ रही है? पहले अनिल आप बताओ, टेम्प डाटा के अंदर मैंने एक हेडिंग कॉल की है, तो जब भी मैं इंडेक्स 2 को कॉल करूंगा तो इसके अंदर ये सेव हो जाएगा टेम्प डाटा के अंदर। ये बात क्लियर है? हाँ सर, ये क्लियर है, ठीक है। ठीक है, अब मैंने रीडायरेक्ट टू एक्शन किया इंडेक्स पे, जैसे ही करूंगा मतलब दूसरी रिक्वेस्ट जाएगी, वो दूसरी एचटीटीपी रिक्वेस्ट होगी जो कि इंडेक्स को कॉल करेगी। अब यहां पे मैं उसी वैल्यू को निकाल के व्यू डाटा में डाल दे रहा हूं, क्योंकि मुझे प्रूफ ये करना है कि भाई दूसरी रिक्वेस्ट में जिंदा रहता भी है नहीं रहता। अगर जिंदा नहीं रहेगा तो यहां पे नल आ जाएगा, जिंदा नहीं रहेगा तो उसे कुछ मिलेगा ही नहीं, नल आ जाएगा, तो यहां पे नल आएगा। लेकिन अगर ये दूसरी रिक्वेस्ट तक रहता है तो यहां पे जो भी टेम्प डाटा में मैंने वैल्यू स्टोर कर रखी है, ये वाली वैल्यू वो इक्वल टू के लेफ्ट साइड में सेव हो जाएगी,
व्यू डाटा हेडिंग में सेव हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? तनुश्री आप बताओ। यस सर, हो जाएगी। हो जाएगी ना, क्योंकि ऐसे तो होता है भाई, इक्वल टू के राइट हैंड साइड वाली वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड वाले में सेव हो जाती है। हो जाएगी। यस सर। तो फिर कॉल होगा इंडेक्स वाला मेथड, और यहां पे तो मैं व्यू डाटा प्रिंट करा ही रहा हूं, तो इस बार कौन सा प्रिंट होगा? जो टेम्प डाटा में जो हमने सेव कराया है वो वाला प्रिंट होगा। तो इससे ये प्रूफ हो जाएगा कि भले ही मैंने इंडेक्स 2 को कॉल किया, लेकिन जो पेज आएगा वो इंडेक्स वाला पेज आएगा, और वहां पे मेरी हेडिंग आ जाएगी। तो मतलब दो रिक्वेस्ट में भी मेरी टेम्प डाटा की वैल्यू इंटैक्ट है, कोई डिलीट नहीं हो रही। क्या ये बात क्लियर है? कोई डाउट है? ठीक है सर। चलो अब इसे रन करके देखते हैं। क्या नाम है? टेस्ट। इस बार इंडेक्स 2 कॉल कर रहा हूं। देखो इंडेक्स 2 कॉल, अभी डिबग करके भी दिखा दूंगा। इंडेक्स 2 कॉल कर रहा हूं, लेकिन टेस्ट बाय डिफॉल्ट इंडेक्स खुला, आई एम अ टेम्प डाटा हेडिंग आया। क्यों? क्योंकि मैंने तो इंडेक्स 2 कॉल किया था, लेकिन इंटरनली वो इंडेक्स पे मूव हुआ। इस चीज को चलो प्रूफ भी करते हैं डिबगर लगा के। इंडेक्स 2 कॉल किया, यहां पे अभी तक टेम्प डाटा में क्या पड़ा है? कुछ नहीं पड़ा, क्योंकि अभी तो कुछ डाला ही नहीं ना। अब टेम्प डाटा में आई एम टेम्प डाटा हेडिंग आ गया। चेक करना हो तो ऐसे करके राइट क्लिक करो, यहां पे आता है क्विक वॉच करके, क्विक वॉच करो, ये देखो आई एम टेम्प डाटा हेडिंग आ गया टेम्प डाटा हेडिंग के अंदर। क्लियर है? बोलते रहो। ठीक है सर, ठीक है, क्लियर। अब रिडायरेक्ट हुआ है, आ गया इंडेक्स पे। अगर इंडेक्स का मतलब दूसरी एचटीटीपी रिक्वेस्ट आ गई है, अगर ये दूसरी एचटीटीपी रिक्वेस्ट में जिंदा ना होता तो क्विक वॉच करेंगे तो नल आता। कहां गया क्विक वॉच? पर यहां पे नल नहीं आ रहा, क्या आ रहा है? आई एम अ टेम्पलेट डाटा हेडिंग। और ये कहां पे सेव हो जाएगा? व्यू डाटा के अंदर। और व्यू डाटा देखो, चेक करते हैं व्यू डाटा को भी। सिंपल क्या करना है चेक करने के लिए? आपको सेलेक्ट कर लो, राइट क्लिक करो, क्विक वॉच, आ जाएगा आई एम अ टेम्पलेट हेडिंग। अगर और भी आसानी से चेक करना है कि हमेशा दिखता रहे, तो क्विक वॉच की जगह ऐड वॉच कर दो, यहां पे वैल्यू नीचे ऐड हो जाएगी। इसे घंटी बजा दो इसकी, यहां पे ये अटक जाएगा। अब जैसे जैसे इसकी वैल्यू व्यू डाटा की हेडिंग की वैल्यू यहां पे दिखाता रहेगा हमेशा। तो ये भी कर सकते हो, ये तो खाली देखने का तरीका है। अब वो रिटर्न व्यू कर देगा, और यहां पे आपकी वो हेडिंग आ जाएगी। तो इससे हमने प्रूफ कर दिया टेम्प डाटा एक ऐसा डाटा टाइप है जो अपने अंदर वैल्यू स्टोर करता है। और आपको अगर एक कंट्रोलर से दूसरे कंट्रोलर में कोई इंफॉर्मेशन पास करनी होती है, तो आप टेम्प डाटा के थ्रू इंफॉर्मेशन पास कर सकते हो। और वो दो दो एचटीटीपी रिक्वेस्ट तक जिंदा रहता है, बाकी बजाय, जबकि व्यू डाटा और व्यू बैग सिर्फ एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट तक जिंदा रहते हैं। क्लियर है? कोई डाउट है? अभी क्लियर है टेस्ट सर। टेस्ट कंट्रोलर में ही सर हम काम कर रहे हैं ना? हाँ, सारा काम ने टेस्ट कंट्रोलर में किया है, उसके अलग अलग मेथड बनाए हैं। अलग अलग मेथड बनाए हैं, तो करेक्ट। मींस इन्हीं टेस्ट कंट्रोलर के ही दो तीन मेथड में ही हमने टेम्प डेटा को, मतलब इंडेक्स, जो सिर्फ इंडेक्स है उसमें इसका हेडिंग ट्रांसफर किया है। ठीक है, बट करेक्ट। आप कह रहे हो दूसरे कंट्रोलर में भी इसका हम फॉरवर्ड कर सकते हैं, है ना? तो लेकिन हम तो टेस्ट करेक्ट। कंट्रोलर में ही काम कर रहे हैं, तो एक ही, मतलब एक ही कंट्रोलर में काम कर रहे हैं ना हम तो। हाँ, लेकिन हमें कंट्रोलर से लेना देना नहीं है। दो, मतलब दो कंजिक्यूटिव रिक्वेस्ट तक चल सकता है एक ही अच्छा चलो, तुम मतलब उससे एक बात बताता हूं पहले। एक कंट्रोलर में जितने भी मेथड है इसे हम एक्शन बोलते हैं। इतनी बात क्लियर है? यस, यस। अब दूसरी बात समझो। अब कंट्रोलर ये ना नॉर्मल, इसे नॉर्मल क्लास मत समझो कि अगर एक क्लास के अंदर मेथड है तो वो एक बार ऑब्जेक्ट बनेगा तो सबको मेमोरी मिल जाएगी। ना 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 ना,
इसमें ऐसा सीन नहीं होता, मतलब क्लास के साथ तो वही सीन होता है, लेकिन इसको ऐसे समझो कि ये बिल्कुल सेपरेट, अगर एचटीटीपी रिक्वेस्ट के टर्म में बात करेंगे तो ये बिल्कुल सेपरेट एचटीटीपी रिक्वेस्ट है। इसका और इसका आपस में कोई लेना देना नहीं है, चाहे ये इस कंट्रोलर में बैठी हो, चाहे वो किसी दूसरे कंट्रोलर में बैठा हो, चाहे वो इस कंट्रोलर में बैठा हो, चाहे वो किसी दूसरे कंट्रोलर में बैठा हो, ये एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट है इन टर्म ऑफ वेब एप्लीकेशन। मेरे पास एक दूसरा कंट्रोलर है, एम्प्लॉय कंट्रोलर, और उसमें भी एक अनिल नाम का मेथड है। ठीक है। जैसे इंडेक्स है ना, हाँ। एक्शन मतलब अनिल नाम का एक्शन है, और इस टेस्ट कंट्रोलर में अनिल नाम का एक्शन है। ठीक है। ठीक है, तो अगर मैं ये टास्क परफॉर्म कर रहा हूँ तो उस कंट्रोलर में अनिल नाम के एक्शन में भी हो जाएगा। करेक्ट, उसमें भी हो जाएगा, हाँ, बस यही क्योंकि क्वेश्चन था। कंजिक्यूटिव तक रहेगा, मतलब 2 रिक्वेस्ट तक रहेगा। अब एक और चीज करते हैं, इसे प्रूफ करते हैं जरा, व्यू डाटा और व्यू बैक को भी लेके देखते हैं। हाँ, यही आपका आंसर है, यस हो जाएगा। बस दो दो रिक्वेस्ट तक रहेगा, एक और उसके बाद अगर अनिल के बाद आपने दोबारा से वापस इसमें भेजना चाहा तो नहीं होगा। दैट अंडरस्टूड सर। आई एम आज हालांकि व्यू बैग हमारा गलत अलग ही लिखा रहा है, लेकिन प्रूफ कर चेक करते हैं कि व्यू बैग और व्यू डाटा नहीं, नल नहीं आएगा, लेकिन व्यू टेम डाटा आएगा। चलो, इन तीनों को हेडिंग 2 और हेडिंग 3 में लेंगे। यहां पे क्या आ जाएगा, व्यू डाटा। व्यू बैग डॉट हेडिंग 3। ठीक है भाई, ये तीनों चीज मैं अब तीनों चीजें भेज रहा हूं, व्यू डाटा भी भेज रहा हूं, व्यू बैग भी भेज रहा हूं, टैम डाटा भी भेज रहा हूं। अब देखना, बाकी के दो तो मर जाएंगे, एक जिंदा रहेगा, टैम डाटा वाला। मरने का मतलब उनमें वो उनकी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो नेक्स्ट रिक्वेस्ट तक भी वैल्यू सेव कर पाए। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, तीनों को आप चेक कर लो। एक काम करते हैं, एड वॉच में डाल देते हैं तीनों। इसको डिलीट कर देता हूं, टैम डाटा आ गया, घंटी बजा देते हैं इसकी। एड वॉच इसमें भी आ गया, इसमें आई एम व्यू डाटा आ गया। अब तीसरे वाले को भी इसमें डाल देंगे। देखो, जब तक अपने रिक्वेस्ट में है, अपनी एचटीटीपी रिक्वेस्ट में है, तब तक ये बिल्कुल तीनों वे वैल्यू पड़ी हुई है। अब जैसे ही F10 किया, अभी तक इंडेक्स पे पहुंचा नहीं, इंडेक्स पे पहुंचने दो। ये देखो, जैसे इंडेक्स पे पहुंचा, ये दोनों में वैल्यू क्या हो गई, नल, और नल इसमें हो खाली वैल्यू पड़ी हुई है। इसका सेकंड मतलब है। क्या हुआ, व्यू डाटा और व्यू बैग खाली एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट तक रहेंगे, जबकि व्यू डाटा टैम डाटा दो एचटीटीपी रिक्वेस्ट तक रह सकता है। अगर ये भी प्रूफ, चलो ये आपको होमवर्क दे रहा हूं, आपको ये प्रूफ करना है कि 3 रिक्वेस्ट में नहीं रहता। आपको यहाँ पे फिर से रिटर्न करवा देना है इंडेक्स 1, और यहाँ पे चेक करना है कि है या नहीं है, ये करके देखना। कर लोगे? हाँ सर, करेंगे। ठीक है, चलो बस इतना ही है। व्यू बैग, व्यू डाटा और टाइम डाटा हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं पार्शियल क्लास के बारे में, पार्शियल व्यू के बारे में। हालांकि पार्शियल क्लास भी एक चीज होती है। नेक्स्ट क्लास में ये भी आप पढ़ के आना, पार्शियल क्लास क्या होती है। नहीं समझ में आएगा तो मैं बता दूंगा, कुछ भी नहीं होता, बहुत आसान होता है, बस आप पढ़ के आना एक बार। पार्शियल व्यू 2 लाइन का है, खाली पार्शियल क्लास 2 लाइन में समझ जाओगे, लेकिन मैं चाहता हूं एक बार अपने आप पढ़ के आओ। अब पार्शियल व्यू क्या चीज है,
मतलब नाम से पता चल रहा है पार्शियल है भाई, पूरा का पूरा व्यू नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, मान लो कई बार हमें ऐसी होता है कि हमें यार कुछ पेजेस पे ना एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दिखानी है। जैसे मान लो इंप्लॉय की डिटेल है, जब भी मैं इंप्लॉय की डिटेल देखूं, या फिर मैं सब कुछ डिलीट कर देता हूं, यहाँ पे खाली इंप्लॉय कंट्रोलर रहने देते हैं, क्लोज ऑल टैब्स। ओह, इंप्लॉय कंट्रोलर तो रहना था ना। ठीक है भाई, जैसे मैं क्या चाहता हूं कि यार इंप्लॉय का क्रिएट एडिट अपडेट डिलीट तो कर रहा हूं मैं, और जब भी मैं डिटेल चेक करता हूं आईडी आ जाता है, राइट, आईडी पास करता हूं मैं, और या फिर कुछ भी मैं काम करूं, मेरे पास एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन हर पेज पे रहे, मेरे पास पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन हर पेज पे रहे, या पर्टिकुलर कोई इंफॉर्मेशन मल्टीपल जगह यूज कर पाऊं। मुझे कुछ ऐसा काम चाहिए कि पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को मैं बार बार हर कंट्रोलर में या हर जगह ना बनाऊं, वो एक बार मैं बना के रख लूं इंफॉर्मेशन, और जहां पे भी मुझे इस्तेमाल करना हो उसको इस्तेमाल कर सकूं। बात समझ रहे हो? थोड़ा पेंट में बताता हूं कि ये होता है, मान लो पूरा का पूरा व्यू। अब मैं चाहता हूं इस व्यू में, हो सकता है मेरे पास क्लास, मेरे प्रोजेक्ट में 10 व्यू हो, मैं चाहता हूं एक यहां पे पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन आए, वो इंफॉर्मेशन मुझे बार बार ना लिखनी पड़े, क्योंकि ये 5-6 व्यू जो हैं उन सब में इंफॉर्मेशन आ रही है, ये 5-6 व्यू हैं, सब में इंफॉर्मेशन आ रही है। हो सकता है इंफॉर्मेशन डिफरेंट हो, लेकिन आने का तरीका एक ही है। मतलब मान लो इंप्लॉय 1 है, 2 है, 3 है, या फिर मेरी कंपनी में डिफरेंट डिफरेंट क्या बोलते हैं क्लास के स्टूडेंट हैं, लेकिन स्कूल का नाम तो सबका एक ही है ना। तो यहां पे स्कूल का नाम सबका एक है, स्कूल की इंफॉर्मेशन सबकी एक है, तो मैं हर 10 पेज पे स्कूल की इंफॉर्मेशन भी क्यों लेके आऊं। मैं चाहता हूं एक पार्शियल व्यू, मतलब एक छोटा सा व्यू बन जाए, वो मैं रखे रहूं, और मैं सारी इंफॉर्मेशन तो यहां पे इस पेज पे व्यू पे मेन व्यू पे शो करूं, और उठा के लास्ट में अपना पार्शियल व्यू यहां पे चिपका दूं। तो सारी इंफॉर्मेशन जो आएगी वो तो मेन व्यू पे रहेंगी रहेंगी, साथ में ये जो मैंने अलग से बनाया था वो भी आ जाएगी इंफॉर्मेशन। बात समझ में आ रही है? हाँ सर, ये कोई कॉन्स्ट्रक्ट इन्फॉर्मेशन है जो कि हर पेज पे चाहिए आनी है, एक ही है, उसके लिए पार्शियल व्यू यूज होता है। ठीक है, ठीक है, हाँ यही बात है। अब चलो इसे जल्दी से यूज करते हैं। कुछ नहीं करना, मान लो मैं इंप्लॉई है तो मैं कंपनी की डिटेल दिखा रहा हूं। कंपनी की डिटेल के लिए मैं एक मॉडल बना लेता हूं। सिंपल, थोड़ा सा मैं डिफिकल्ट वाला कर रहा हूं, अगर मुझे आसान करना होगा तो मैं सिंपल खाली व्यू बना के भी कर सकता हूं, बट थोड़ा सा एक स्टेप मुश्किल वाला करते हैं कि इंफॉर्मेशन भी हमें बाहर से लेनी है। कंपनी डिटेल, ठीक है, 3 प्रॉपर्टी बना लेते हैं खाली इसकी। कंपनी नेम और कंपनी स्ट्रिंग में ले लेता हूं, कॉन्टैक्ट नंबर ले लेते हैं। स्पेस नहीं डालते ना। ठीक है भाई, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन भी ले ली, एक ब्रैकेट हमारा मिस हो गया। ये 3 इंफॉर्मेशन मुझे मान लो 2-3 पेजों पे दिखानी है। क्या करना पड़ेगा मुझे, कहां पे दिखानी है, पहले तो ये सोचना है मुझे। उससे भी पहले एक काम करता हूं कि ये 3 इंफॉर्मेशन एक पार्शियल व्यू बना लेता हूं, उस व्यू में कोई बंदा भी ये 3 इंफॉर्मेशन पास करेगा अपने मेन व्यू के थ्रू, तो मैं उसको दिखा दूंगा। तो सबसे पहले क्या करना है, पार्शियल व्यू बनाना है इस मॉडल के हिसाब से। अब आप बताओ, एक ऐसा व्यू जो किसी भी मेन व्यू के अंदर यूज हो जाएगा, उसको कहां रखना चाहिए? इंप्लॉय के अंदर रखूं, होम के अंदर रखूं, या टेस्ट के अंदर रखूं, या शेयर्ड के अंदर लिख रखूं? आई थिंक शेयर्ड के अंदर सर। आप बताओ पारस, आपको क्या लगता है?
पारस हो आप? हाँ जी मैं हूँ सर। क्या लगता है कोई ऐसी चीज जो मुझे किसी भी व्यू के अंदर दिखानी पड़ सकती है, एम्प्लॉय के अंदर भी, होम के अंदर भी, टेस्ट के अंदर भी, उसको कहां पे रखना चाहिए? एम्प्लॉय के अंदर रखना चाहिए, होम के अंदर, टेस्ट के अंदर, या शेयर्ड के अंदर? आंसर है शेयर्ड के शेयर्ड के अंदर। अंदर या? हाँ जी, हाँ, क्योंकि क्योंकि वो सबसे शेयर्ड होगा ना, तो शेयर्ड के अंदर। शेयर्ड के तो एक अंदर ही काम करते जाएगा। हैं, इसके अंदर एक पार्शियल व्यू बनाते हैं। ऐड व्यू ले लिया मैंने, रेजर व्यू ले लेता हूं, ऐड व्यू लिस्ट वाला ले लेता हूं, बाद में चेंज कर दूंगा, क्योंकि मुझे तो एक इंफॉर्मेशन दिखानी है ना, कोई 10-12 कंपनी नहीं दिखानी। तो फिलहाल मैं लिस्ट वाला ले लेता हूं, लेकिन बाद में चेंज कर लूंगा। कंपनी डिटेल दिखानी है, और कॉन्टेक्स्ट क्लास वगैरह नहीं ले रहा, वरना वो बोलेगा आईडी को की बनाओ, तो ये सब मुझे नहीं लेना। मैंने बोल दिया भाई पार्शियल व्यू बनाना है, तो इसको चेक कर दिया मैंने कि भाई पार्शियल बनी हो, पूरा पूरा का पूरा व्यू मत बना दियो। ऐड कर दिया मैंने, तो यहां पे क्या आ गया भाई, क्रिएट न्यू नहीं दिखाना है इसमें मुझे, तो ये हटा देता हूं, क्योंकि मुझे खाली इंफॉर्मेशन दिखानी है। ये टेबल की हेडिंग है, और ये तो पूरी टेबल है। इसने क्या बोला, एक मॉडल की लिस्ट आएगी यहां पे, बहुत सारा। आई इनरेबल क्या होता है, लिस्ट होता है, कि बहुत सारी लिस्ट आएगी और इंफॉर्मेशन आपको दिखाएगी। मैं कह रहा हूं भाई लिस्ट नहीं दिखानी मुझे, मुझे खाली एक इंफॉर्मेशन दिखानी है, तो एक मॉडल आना चाहिए। क्लियर है? कंपनी डिटेल का एक ऑब्जेक्ट का मतलब होता है एक कंपनी डिटेल, और आई इनरेबल लिखूंगा तो इसका मतलब लिस्ट, कि मतलब बहुत सारी कंपनी डिटेल। ये बात क्लियर है? यस सर, क्लियर है। तो एक लिस्ट दिखानी, मैं कह रहा हूं बहुत सारी नहीं दिखानी, खाली एक दिखानी है, तो इसलिए मैंने वो हटा दिया। अब थोड़ा अपडेट करना पड़ेगा। हेडिंग तो चलो मैं जो कह रहा हूं जैसी है वैसी रहे ऊपर हेडिंग, पर अब बहुत सारे हैं ही नहीं, तो 4 ईच तो चलेगा ही नहीं। 4 ईच तो तब चलेगा जब बहुत सारे रिकॉर्ड हो, हमारा तो एक ही है, तो 4 ईच को भी हटा दे रहा हूं। अब 4 ईच नहीं हटेगा, तो ये आइटम की जगह क्या आ जाएगा, मॉडल, कि भाई एक ही मॉडल है, तो मॉडल की जो आईडी होगी वो यहां पे आ जाएगी, मॉडल का जो नाम आएगा वो यहां पे आ जाएगा, और मॉडल का कॉन्टेक्ट नंबर यहां पे आ जाएगा। अब मैंने डिसाइड किया कि चलो एक कंट्रोल पहले क्या करता हूं, मुझे हालांकि मल्टीपल में दिखाना है, पर जहां पे भी दिखाना है, मान लो मैंने इंप्लॉय में डिसाइड किया कि इंप्लॉय वाले में दिखाना है, और डिटेल्स डिटेल्स का जब पेज पे क्लिक करूं तब दिखे मुझे। क्या गया मैं, इंप्लॉय के मॉडल पे गया, मैंने क्या किया भैया, एक और इंफॉर्मेशन उठा के ले आइयो, जो कि कंपनी डिटेल टाइप की होगी, और उसमें इस तरह की इंफॉर्मेशन होगी, ये भी उठा के ले आना साथ में। तो ठीक है, यहां पे सिंपल क्या लिखा है, जैसे इस इंप्लॉय के मॉडल में 3-4 प्रॉपर्टी है, मैंने कहा जो मैंने नया डिटेल बनाई है ना, क्योंकि मुझे इसी कंट्रोलर पे दिखाना है, इंप्लॉय कंट्रोलर पे, जिस भी कंट्रोलर पे दिखाना होगा वहां पे आप मॉडल में डाल सकते हो। चाहो तो मॉडल में ना डालो, सीधा कंट्रोलर में भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैं एक प्रॉपर तरीके से चल रहा हूं, मॉडल में डाल देता हूं कि मॉडल में भाई ये इंफॉर्मेशन भी उठा के ले आइयो। अब डिसाइड करना है कि कहां पे दिखानी है मुझे इंफॉर्मेशन। तो इंप्लॉय कंट्रोलर में गए, मैंने चेक किया कहां कहां पे दिखा सकते हैं। तो मैंने कहा यार एक तो देखो, आईडी जब पास करेंगे तो पर्टिकुलर रिकॉर्ड की आईडी आएगी, और उसी आईडी में मैं कंपनी की डिटेल भी ले लूंगा और यहां पे दिखा दूंगा। तो बेसिकली मैं एडिट वाले में दिखाना चाहता हूं, और डिटेल्स वाले में दिखाना चाहता हूं, डिटेल्स वाले में। तो जहां पे भी गेट एम्प्लॉय इस वाले मेथड में जाऊंगा, थोड़ा सा मुझे लग रहा है मुश्किल लग रहा है आपको समझने में, पर दिमाग नहीं लगाने नहीं की नहीं, कोशिश करना। नहीं क्या ठीक है आप सर, फॉलो कर रहे हो मुझे? यस मैं फॉलो कर रहा हूँ, आप करिए। ठीक है, आप लोग भी, पारस और तनुश्री, पिछली क्लासेस और अच्छे से रिवाइज करनी पड़ेगी इसको ज्यादा अच्छे से फॉलो करने के लिए। नहीं भी फॉलो कर पा रहे तो दोबारा तिबारा वीडियो देखना, अपने आप बात में जो बोल रहा हूं समझ में आएगी। तो मैंने क्या कहा कि भाई इसमें आईडी आ रही है, मतलब एक इंप्लॉय उठा के लेके आ रहा है, और मुझे एक ही कंपनी की डिटेल दिखानी है। तो मैं एक काम करता हूं, इस मेथड में ना
इंप्लॉय के साथ साथ कंपनी की डिटेल भी उठा लाता हूं। तो जाऊंगा, गो टू डेफिनेशन में जाओगे तो इंडेक्स वाला वो वाला खुलता है, इंटरफेस वाला। इंप्लीमेंटेशन में जाते हो तो ये ला खुल जाता है, रिपोजिट क्लास वाला। तो ये यहां पे चला गया मैं। तो यहां पे क्या कर रहा है ये इंप्लॉय रिपोजिटरी, पहले इंप्लॉय की डिटेल देगा। इस इंप्लॉय के अंदर अभी तक हमने क्या क्या डाला हुआ है, आईडी, नेम और सैलरी डाली हुई है, सिटी डाली हुई है, लेकिन कंपनी की डिटेल नहीं डाली। तो एक काम करता हूं, यहीं पे कंपनी की डिटेल भी डाल देता हूं भाई। ऑब्जेक्ट तो है ही, कंपनी इक्वल टू न्यू कंपनी डिटेल। अब जो जो उसकी आईडी है, एक आईडी दे दी, कंपनी नेम दे दिया, एप्पल, कुछ भी नाम दे दो, आपके ऊपर है। डिलीट में लिख रहे हो सर आप? हाँ डिलीट में लिखा, कोई नहीं, वहां पे हटा, अभी लगा लिख देता हूँ, कॉपी पेस्ट कर दूंगा। कुछ भी नंबर दे दिया, ये लो। मैंने क्या क्या भाई, कंपनी की डिटेल भी ले लियो साथ में, और कंपनी की डिटेल यहीं पे पास कर दी मैंने। चाहो तो डाटाबेस से भी उठा के ला सकते हो, लाने का तरीका, लाने का कहां से, उससे लेना देना नहीं है, बस ये है कि आनी चाहिए इंफॉर्मेशन। कहां गया हमारा डिटेल वाला मेथड, गेट एम्प्लॉय बाय आईडी, ये रहा। तो यहां पे मैंने कह दिया कि भाई साथ में, जब तू एक आईडी से इंप्लॉय को उठा के लेके आई हो, तो साथ में ये कंपनी की डिटेल भी ले आई हो, ये वाली। तो यहां पे वो क्या करेगा, मान लो डिटेल्स वाले में कंपनी की डिटेल भी ले आया है वो, क्लियर है, कंपनी की डिटेल भी ले आया। अब मुझे क्या करना है, बहुत अच्छा, इसके अंदर क्या पड़ा होगा मेरा, इस इंप्लॉय के अंदर मेरा इंप्लॉय की आईडी, नेम, सैलरी, सिटी पड़ी होगी, साथ में कंपनी की डिटेल भी पड़ी होगी। और ये ध्यान से देखो, ये इस सर शेयर्ड आपने वाले बंदे, एक हाँ बोलो। एक एक मैं बोलना चाहता हूँ सर, क्योंकि ये डिटेल में आप खोल के इसलिए दिखा रहे हो कंट्रोलर के अंदर, बिकॉज आपने वहां पे रिपोजिटरी में इसी डिटेल में नई वाली कंपनी का आपने ऑब्जेक्ट बना के उसमें डिटेल डाल दिया, दैट्स इट। और ये डिटेल में ही दिखाएगा अब अभी तक। नहीं, डिटेल में जहां पे भी आप दिखाना चाहो, अभी मैं डिटेल में दिखाना चाह रहा हूं, मैं वही कर रहा हूँ ना, अभी जहां तक पे भी। अभी तक। हाँ अभी तक डिटेल में दिखाया, करेक्ट, बिल्कुल सही। ये क्योंकि आपने क्या किया, एक टेम्पलेट बना के डाल दिया, शेयर्ड में एक टेम्पलेट बना के डाल दिया। कहां गया, अरे कहां गया हमारा जो शेयर्ड में डाला था, बनाया नहीं मैंने भी। नहीं नहीं बनाया था आपने, नहीं बनाया। मैंने पार्शियल व्यू भी बनाया तो था, किसी और में बना दिया लग रहा है मैंने। अच्छा ये क्या है, अभी तो पार्शियल व्यू बना था हमारा, कहीं और बना दिया मैंने। शायद सेव नहीं किया तो। एरर व्यू, अच्छा मैंने नाम गलत लिखा है, देखो नाम व्यू लिखा हुआ है ना इसका। एक काम करते हैं, नाम चेंज करते हैं, मैंने नाम चेंज करना भूल गया था। तो देखो, कभी भी पार्शियल व्यू का नाम थोड़ा डिफरेंट रखो, नॉर्मल व्यू की तरह मत रखो, अंडरस्कोर वगैरह लगा दो। कंपनी डिटेल्स लिखा है, डिटेल लिखा है खाली, ऐसे लिख दो, कंपनी डिटेल पार्शियल व्यू। या फिर शॉर्टकट लिखना है तो कंपनी डिटेल पीवी, कुछ भी हो, आपकी जो भी कंपनी में काम करोगे सबका अपना नेमिंग कन्वेंशन होता है, तो वो बता देंगे। अब देखो क्या कह रहा हूं मैं, कि मैंने एक टेम्पलेट तो बना लिया कि भाई एक व्यू याला है, इसको कुछ लेना देना नहीं है, आप एक कंपनी डिटेल का ऑब्जेक्ट दो, और जैसे ही आप ये ऑब्जेक्ट दोगे, ये इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कर देगा। इसका इतना ही काम है। आपने एक टेम्पलेट बना ली, उस टेम्पलेट में क्या कहा कि भाई मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मुझे एक कंपनी डिटेल का ऑब्जेक्ट दो, मैं उस कंपनी डिटेल की इंफॉर्मेशन दिखा दूंगा। एक्चुअली मुझे एडिट डिलीट ये सब भी नहीं दिखाना, ये सब हटा देता हूं, खाली मुझे आईडी, कंपनी नेम और कॉन्टैक्ट नंबर दिखाना है। तो ये जो टेम्पलेट है, दोबारा बता रहा हूं क्या कह रहा है, कि मुझे एक कंपनी डिटेल का ऑब्जेक्ट पास करो मेरे अंदर, मैं वो इंफॉर्मेशन आपको दिखा दूंगा। मैं पार्शियल व्यू हूं, मुझे आप खोल नहीं सकते। जैसे व्यू को खोल सकते हो ना इंडेक्स करके, इस इंडेक्स वाले व्यू को खोल सकते हो, कह रहे हैं मुझे खोल नहीं सकते, मुझे किसी व्यू के अंदर यूज करना पड़ेगा, और वहां से आपको पास करनी पड़ेगी कंपनी डिटेल इंफॉर्मेशन। जैसे ही आप पास करोगे, मैं
आपको इंफॉर्मेशन दिखा दूंगा। अब मैंने सोचा कहां कहां पे हमें यूज करना है इसे, तो मैंने कहा चलो एक एम्प्लॉय के अंदर से यूज करके देखता हूं। तो इसीलिए एम्प्लॉय के अंदर मैंने इसका ऑब्जेक्ट लिया, एक प्रॉपर्टी ली जो इसका ऑब्जेक्ट रिटर्न करती है। इसके रिपोजिटरी में जाके, थोड़ा सा इसीलिए मैं बता रहा हूं, थोड़ा सा मैंने डिफिकल्ट वाला लिया है। अगर सिंपल वाला लेता तो इन सब की जरूरत ही ना पड़ती, सीधा मैं इसके अंदर डायरेक्टली नाम लिख देता। बट मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा डिटेल में समझो आप लोग। मैंने क्या किया फिर, क्योंकि मुझे एम्प्लॉय के कंट्रोलर के अंदर दिखाना है या एम्प्लॉय के व्यू के अंदर दिखाना है, तो मैंने उसके एक मेथड को सेलेक्ट किया कि जहां पे ये मेथड कॉल होगा वहां पे मैं कंपनी डिटेल भी डाल दूंगा। अब चेक करते हैं ये मेथड कॉल कहां हो रहा है। ये मेथड कॉल हो रहा है, जब मैंने चेक किया तो एम्प्लॉय कंट्रोलर के डिटेल्स में शो हो रहा है, कॉल हो रहा है। तो फिलहाल मैं सिर्फ डिटेल्स में दिखाऊंगा पार्शियल व्यू, वो पार्शियल व्यू जो इस डिटेल्स वाले में कॉल होगा। अभी इसने इंफॉर्मेशन कॉल की गेट एम्प्लॉय आईडी, तो इस एम्प्लॉय के अंदर आईडी, नेम, सिटी, सैलरी और साथ में कंपनी की इंफॉर्मेशन भी सेव हो गई। आप कहोगे कहां हुई, तो ये देखो हमने तो की है, हमने की है, तो ये इंफॉर्मेशन भी यहां पे आ चुकी है। अब इसको पास कर दिया हमने व्यू के अंदर। तो कहने का मतलब जो डिटेल वाला व्यू है हमारा इंप्लॉय का, ये इस वाले इंप्लॉय के अंदर कंपनी की डिटेल भी है। और मुझे क्या करना है, इस कंपनी डिटेल, ये देखो मैंने ऑलरेडी टेस्ट कर रहा था बनाने के लिए, तो मैंने क्या किया, मैंने एक H1 बनाया और इंप्लॉय की डिटेल से ऊपर कंपनी की डिटेल में लिखा कि यहां पे कंपनी की डिटेल पास करूंगा। और पास करने का तरीका क्या है, ये है कि HTML डॉट पार्शियल, कि भाई कौन सा पार्शियल वाला कॉल करोगे, उस पार्शियल व्यू का नाम लिखो, जो भी नाम है। मेरे पार्शियल व्यू का नाम क्या है, कंपनी डिटेल पार्शियल व्यू, तो ये नाम लिखूंगा, कंपनी डिटेल पार्शियल व्यू, ये नाम है मेरे व्यू का। और मॉडल की कौन सी प्रॉपर्टी के अंदर है वो, डॉट कंपनी नाम की प्रॉपर्टी के अंदर वो मॉडल है। तो ये क्या करेगा, HTML डॉट पार्शियल व्यू एसिंक, असिंक अभी मत समझो वरना ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। अभी के लिए समझो, ये क्या कर रहा है, HTML का पार्शियल व्यू को जाके कॉल करेगा। पार्शियल व्यू क्या कहां पे है, यहां पे है, इसको कॉल करेगा और इसके अंदर मॉडल डॉट कंपनी, कंपनी का ऑब्जेक्ट पास कर देगा। और चेक करते हैं, और ये कंपनी का ऑब्जेक्ट ही मांग रहा है। आप कहोगे तो कंपनी डिटेल का ऑब्जेक्ट मांग रहा है, तो एक्चुअली में जो इंप्लॉय के अंदर कंपनी नाम लिखा है वो कंपनी डिटेल का ही ऑब्जेक्ट है। तो नाम कंपनी है लेकिन कंपनी डिटेल का ही ऑब्जेक्ट है, उसकी टेंशन मत लेना। तो क्या किया हमने, डिटेल के अंदर व्यू का नाम पास किया और जो मॉडल का ऑब्जेक्ट है वो पास कर दिया। अब वो व्यू ये वाला खोलेगा, उस ऑब्जेक्ट को कहां गया, वो व्यू यहां पे खोलेगा, इस ऑब्जेक्ट को उठाएगा और इसकी एक एक प्रॉपर्टी को यहां पे प्रिंट करा देगा। इतना काम हो रहा है बस। 20-30% कुछ समझ में आया, बिल्कुल नहीं आया। आ गया सर, समझ आ गया। अब रन करूंगा, ये तो एक जगह कॉल किया है, आप जितनी जगह चाहो उतनी जगह कर लो, क्योंकि आप तो टेम्पलेट बना के बैठ चुके हो ना। तो टेम्पलेट बना दिया तो आप कितनी जगह भी कॉल कर सकते हो, लेकिन एग्जाम्पल के लिए मैंने एक जगह दिखाया है। अभी मैंने कहीं उठाया था ना, कभी मैंने गलती से कॉपी पेस्ट कर दिया था कुछ। जो बाकी व्यू है उनमें हम लोग प्रैक्टिस करके देखते हैं। हाँ, बाकी में अभी पहले जिस जहां पे याला मेथड कॉल हो रहा है उसमें प्रैक्टिस करना, जहां पे याला मेथड कॉल करा रहे हो उसमें प्रैक्टिस करना, जैसे डिटेल्स में करा रहे हो। और कहां पे करा रहे हो, डिटेल में तो आपने नहीं एडिट कर दिया वाले, ना, एडिट हाँ एडिट डिटेल में तो मैंने डिलीट कर दिया और एडिट। क्रिएट में कर देंगे। हाँ एडिट में, क्रिएट में मेथड कॉल नहीं हो रहा। क्रिएट में तो डायरेक्टली व्यू दिख जाता है ना, वो मेथड कॉल ही नहीं होता। या तो आप अलग से मेथड कॉल करो, फिर पास करो, फिर कॉल कराओ, लेकिन वो तुम्हारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। फिलहाल एडिट वाले में कराओ और डिलीट वाले में कराओ। एडिट और डिलीट वाले में ऑलरेडी वो मेथड कॉल हो रहा है, तो यहां पे करा के दिखाना। मैंने डिलीट बनाया नहीं था क्योंकि मैंने ये घर से करने के लिए दिया था आपको, तो मेरे में नहीं है ये। चलो ठीक है ठीक सर, है, करेंगे अब इसको। इसे रन करके पहले देख तो ले कि सही भी किया है गलत किया है।
ठीक है भाई, अब कोई सी भी डिटेल देखो, मान लो तो डिटेल तनुश्री जाते हैं तो व्यू के ऑलरेडी हमारा एस्टिमल पार्शियल व्यू भी इसमें आ जाएगा। ये देखो सबसे ऊपर क्या आई, कंपनी की डिटेल, उसके बाद इंप्लॉय की डिटेल। तो हमारे पार्शियल व्यू ने कंपनी डिटेल तो H1 था, वो तो सिंपल टेक्स्ट लिखा हुआ है, लेकिन बाकी उसने आईडी नेम कॉन्टेक्ट नंबर दिखा और यहां पे वो वैल्यू प्रिंट कर दी। क्लियर है, कोई डाउट है? क्लियर है, क्लियर है। पारस आप बताओ, सच सच कितने परसेंट समझ में आई बात? मोटा मोटा मतलब वैसे तो समझ आ गया, लेकिन प्रैक्टिस करके और ज्यादा क्लियर हो जाएगा सर। ठीक है, पिछली क्लास का भी अभी आपको प्रैक्टिस करना है, 4-5 क्लास का ना? हाँ जी सर, वो गेटअप वाला सारा पार्ट रहता है मेरा भी। चलो ठीक है, करो उसे अच्छे से प्रैक्टिस। और कम से हाँ जी, कम करंट ऑपरेशन कर लिया है, वो भी नहीं किया अभी? हाँ करंट ऑपरेशन तो कर लिया मैंने सर। सीक्वल